हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कर रहे हैं साइंस की एनसीईआरटी, तो जल्द से सभी लोग लाइव हो जाइए ताकि हम लोग एक साथ जल्दी से इसको कवर करें। और कल हम लोग जो छोड़े थे यांत्रिक बल, यांत्रिक जो मुख्य रूप से गति, उससे वहाँ से हम लोग कवर करेंगे, तो जल्द से आ जाइए। तो पहले हम लोगों को आज जो पहला हम लोगों का टॉपिक है वो पढ़ना है ऊर्जा संरक्षण का नियम। मैंने कल बताया ही था, कल हम लोग पढ़ रहे थे कार्य ऊर्जा पढ़ रहे थे। तो पिछली क्लास में जो लोग भी जुड़े होंगे उनको वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कार्य किसे कहा जाता है, ऊर्जा का क्या मुख्य रूप से, जैसे स्थितिज ऊर्जा पढ़े थे, गतिज ऊर्जा हम लोगों ने पढ़ा था, ऊर्जा का मात्रक पढ़ा था, कार्य का मात्रक पढ़ा था, फिर उसका बीमा भी पढ़ाया था मैंने। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई थी। आज हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। थोड़ा सा उसमें से सब जो मुख्य रूप से कुछ 2-3 जो पॉइंट है वो बच गए थे, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको भी आज हम लोग कवर करेंगे, जो साउंड से ध्वनि है, जो क्लास 9th में। हालांकि साउंड्स हम लोगों ने क्लास 8 के फिजिक्स में कवर किया है, लेकिन वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को दिया गया था, उसको और ब्रॉड लेवल पे यहाँ पे दिया है क्लास 9th में आपके। तो जल्द से सभी लोग जुड़िए। चले हम लोग अपने नए टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, इससे पहले हम लोग उस समय पढ़े थे क्या, संवेग। मैंने बताया था कि संवेग को P से प्रदर्शित किया जाता है, और संवेग क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को संवेग कहते हैं। ये हम लोग पढ़े थे, ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे, यानी P बराबर m गुणे V। ठीक, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम बताया गया था कि ऊर्जा प्रत्येक पॉइंट पर ऊर्जा का संरक्षण होता रहता है। मतलब कैसे होता रहता है, जैसे स्थितिज ऊर्जा में हम लोग देखे थे कि फैन अगर ऑफ कर देंगे उसके बावजूद भी कुछ समय तक वह चलता रहेगा, तो चलता चलता चलते चलते क्या करेगा, फैन को ऑटोमेटिक एक समय तक रोक देगा। तो वहाँ पे कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। फिर धनुष में हम लोग देखे थे, जो उसकी डोरी तनी हुई होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, वो संचित होती है, संरक्षित होती है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, उसमें बताया गया था कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि अगर विद्युत ऊर्जा है तो उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देना, या यांत्रिक ऊर्जा है तो उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्रों के बारे में पढ़े होंगे आप। या फिर से आप पढ़े होंगे कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देना, ठीक है, या फिर से विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देना, ठीक है, या फिर से विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देना। तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है, बशर्ते ना ही वो समाप्त हो सकती है और ना ही वो मुख्य रूप से उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। इस प्रक्रिया में निकाय की कुल ऊर्जा का क्या हुआ, यानी कुल ऊर्जा इसमें क्या होती है, तो इसमें निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। यानी सीधा सीधा बात यही है जो मैंने बताया कि ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना तो उत्पन्न होती है, और बल्कि क्या होती है, एक रूप से दूसरे रूप में उसका क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, परिवर्तन होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम अनुसार क्या होता है, जो इस प्रक्रिया में कुल निकाय की कुल ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, हमेशा सदैव अपरिवर्तित रहती है, यानी बदलती नहीं है। तो ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, ये इसमें लिखा गया है। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि द्रव्यमान की एक वस्तु, किसी द्रव्यमान की एक वस्तु ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है, किसी हाइट से अगर नीचे गिराया जाता है, तो प्रारंभ में उसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। तो स्थितिज ऊर्जा को पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था mgh। mgh क्या है, तो द्रव्यमान, त्वरण और ऊंचाई, यानी जितनी ऊंचाई से वो गिर रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से किसी वस्तु को गिराया जा रहा है, या किसी पिंड को, पत्थर को गिराया जा रहा है, तो जब यहाँ से ये गिरेगा तो इसका कुछ अपना द्रव्यमान होगा जो m हो गया। अब यहाँ पे कौन सी एनर्जी लगेगी, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो होगी स्थितिज ऊर्जा। अब आप बोलेंगे कि स्थितिज ऊर्जा कैसे पता चला, क्योंकि इस वस्तु को उसके प्रारंभिक स्थिति में यानी पृथ्वी पर लाने का क्या कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। तो इसमें कौन सी एनर्जी लग रही है, स्थितिज ऊर्जा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो एक तरह से स्थितिज ऊर्जा का काम कर रहा है। तो इसका द्रव्यमान तो m हो गया। अब इस पिंड का कोई अपना भी वेग होगा, वेग क्या होगा, भी होगा। लेकिन जब आप पढ़े हैं
कि मुक्त जो पतन में अगर कोई पिंड, अगर कोई वस्तु नीचे गिरता है तो उसमें क्या होता है, प्रत्येक पॉइंट पे हर एक बिंदु पर उसका वेग जो होता है वो क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है, यानी एक्सचेंज होता रहता है। और जब वेग परिवर्तित होता रहता है तो वेग परिवर्तन का जो दर होता है, यानी समय के अनुसार जब वेग परिवर्तन होता है किसी पिंड में, तो उसी को तो हम त्वरण कहते हैं। लेकिन यह त्वरण यहाँ से जब ऊपर से कोई पिंड नीचे गिरता है तो वह त्वरण किसके कारण हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ये सब पिछली क्लास में गुरुत्वाकर्षण में मैंने बताया है, अगर जो लोग नए जुड़े हैं वो जाके वहां पे पढ़ सकते हैं, उसके बाद से ये सारी क्लासें आपको समझ में आएंगी। तो गुरुत्वाकर्षण जो है बल के कारण ये त्वरण लगा, इसलिए ये त्वरण कौन सा होगा, गुरुत्वीय त्वरण। इसलिए इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल जी से प्रदर्शित करेंगे। यानी कुल पोटेंशियल जो एनर्जी थी, यानी पोटेंशियल एनर्जी का मतलब जो है कुल स्थितिज जो ऊर्जा थी, उस कुल स्थितिज ऊर्जा में क्या क्या लगा, एक तो वस्तु का द्रव्यमान, एक उसका त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह ऊपर से नीचे आ रहा है तो त्वरण उसमें जो कार्य करेगा वो गुरुत्वीय त्वरण होगा। और टोटल उसका कुछ ना कुछ ऊंचाई होगा तो mgh हो जाएगा, कितना ऊंचाई से वो गिर रहा है वह उसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाता है, mgh हो जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज आप समझ गए होंगे। और गतिज ऊर्जा शून्य, यानी कहा जाए कि किसी द्रव्यमान की मान लीजिए 5 किलोग्राम का या 10 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई वस्तु है, ऊंचाई से किसी हाइट से उसको स्वतंत्र पूर्वक छोड़ दिया गया, वो गिर रहा है, तो उसमें प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, mgh होती है, और गतिज ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, तो ये साफ साफ मेंशन है, इसको देख लीजिएगा। अब आप कहेंगे कि गतिज ऊर्जा शून्य इसमें क्यों होगी, आखिर क्या कारण है गतिज ऊर्जा शून्य है, इसलिए क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, शून्य होगा, यानी प्रारंभ में इसका वेग क्या था, शून्य था, इसलिए। तो इस प्रकार वस्तु की कुल ऊर्जा जो क्या होगी वह स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाती है, यानी mgh हो जाती है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं, ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़े भी हैं। अब यांत्रिक ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का कुल योग जो होता है उसी को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो कुल योग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे यह तो स्थितिज ऊर्जा हो गई, और गतिज ऊर्जा जो होती है उसका सूत्र क्या होता है, 1/2 mv²। तो यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा जो यांत्रिक बल लगाने में जो व्यय की गई ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा में दोनों सम्मिलित होते हैं, कौन कौन, गतिज ऊर्जा भी सम्मिलित होती है और स्थितिज ऊर्जा भी क्या होती है, सम्मिलित होती है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का क्या सूत्र है, गतिज ऊर्जा का है 1/2 mv², और स्थितिज ऊर्जा क्या क्या है, स्मॉल m g और स्मॉल h। अब इन दोनों में आप देखेंगे कि m कॉमन है, स्मॉल m कॉमन है, तो स्मॉल m अगर आप कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचता है, 1/2 v² और प्लस g और h, यह कुल यांत्रिक ऊर्जा का क्या हो जाएगा, आपका सूत्र होगा। अगर आप पूछेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा का आप मात्रक बताइए तो इसका भी मात्रक वही होगा जो ऊर्जा का होगा, क्योंकि यह ऊर्जा का ही प्रकार है इसलिए इसका भी मात्रक क्या है, जूल ही है। ठीक, तो यांत्रिक ऊर्जा पूछे या स्थितिज ऊर्जा पूछे या गतिज ऊर्जा पूछे, इस सब का मात्रक क्या होगा, जूल होगा। अगर पूछा जाए बहता हुआ पानी है तो बहता हुआ पानी में कौन सा ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें पूछ सकता है आपसे। आगे देखिए, कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना, ये हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं कि कार्य कब माना जाएगा, जब दो स्थितियां होंगी। कौन कौन सी स्थिति, पहली स्थिति कि उस पर बल लग रहा हो, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जब उस पर बल लग रहा हो, फोर्स लग रहा हो। दूसरा स्थिति क्या होना चाहिए कि बल के साथ साथ उसमें विस्थापन भी हो रहा हो, केवल बल लगने से और केवल विस्थापन होने से उसमें कार्य नहीं समझा जाएगा, यानी दोनों कार्य साथ साथ अगर हो रहे हो, यानी बल भी लग रहा हो विस्थापन भी हो, तभी जाके उसको कार्य माना जाएगा, अन्यथा कार्य नहीं माना जाएगा। इसके पीछे पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग ही क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। अभी मैंने बताया ही, तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब देखिए, कोई पिंड जो मुक्त रूप से गिर रहा है, ऊपर से किसी हाइट से किसी ऊंचाई से नीचे गिर रहा है, तो गिरते समय क्या होता है, उसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा में उतनी ही क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। यानी ऊपर से नीचे कोई पिंड अगर गिराया जाता है तो उसके इस धीरे जब ऊपर से नीचे वो गिरता है तो धीरे धीरे उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी होने लगती है। अब आप बोलेंगे कैसे, मान लीजिए कि यहाँ से कोई पिंड यहाँ पे गिराया जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी में स्थितिज ऊर्जा क्या करेगी, इस पिंड को
अब इसके पूर्व अवस्था इसका यहाँ पे था, यहाँ लाने के लिए प्रयत्न करेगी तो खींचेगी जितना ही इससे कम दूरी पे होगा वो सही स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी। और गतिज ऊर्जा जैसे आपको पता ही है कि हर एक बिंदु पर इसका क्या होता है, गति वेग बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, बढ़ता रहता है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कोई पिंड अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घटने लगती है, यानी धीरे धीरे घटने लगती है, और उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो मुक्त अवस्था में से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, मुक्त अवस्था में गिरता हुआ पिंड अथवा गिरता हुआ पत्थर, उसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में संबंध होगा, क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे कम होगी, मतलब कम होती चली जाएगी, और गतिज ऊर्जा क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज समझ में आई होगी आपको। ठीक, तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में निरंतर क्या होता रहता है, रूपांतरण होता रहता है। इसलिए ऐसा होता है कि स्थितिज ऊर्जा कम होती रहती है और गतिज ऊर्जा क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है, क्योंकि वह जो स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है वह किस में रूपांतरित हो जाती है, चेंज हो जाती है गतिज ऊर्जा में। ठीक, इसलिए ऐसा होता है। अब आगे देखिए, कर एक शक्तिशाली व्यक्ति किसी दिए हुए कार्य को कम समय में पूरा कर सकता है, या अधिक शक्तिशाली वाहन कम शक्तिशाली वाहन की अपेक्षा हमें किसी यात्रा को, मतलब हम देखे होंगे कि कार्य तो हम लोग समझ ले कि हाँ कार्य किया जाता है जब उसमें बल लग रहा हो, जब उसमें विस्थापन लग रहा हो, लेकिन क्या कार्य करने की क्षमता सबकी एक बराबर होती है, इक्वल होती है, नहीं होती है, सीधी सी बात है। यानी कार्य करने की क्षमता सबकी इक्वल नहीं होती है। इसका मतलब सभी व्यक्तियों में यानी सभी पिंडों में बल भी इक्वल नहीं होता होगा, सीधी सी बात है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो, कोई पावर युक्त व्यक्ति हो, या पावर युक्त अगर कोई वाहन हो, तो शक्तिशाली वाहन की अपेक्षा किसी यात्रा को कम समय में पूरी कर सकता है। अब किसी कार्य को करने में किसको ज्यादा समय लगेगा और किसको कम समय लगेगा, तो कार्य तो करने के लिए हमने पढ़ा कि हाँ बल चाहिए, विस्थापन चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या कार्य सभी लोग एक साथ एक बराबर एक क्षमता से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति उस कार्य को तुरंत कर ले, यानी 10 दिन का जो कार्य है उसको 5 दिन में समाप्त कर सकता है, और किसी की क्षमता जो है वह 5 दिन का जो कार्य है वो 7 दिन तक कर सकता है समाप्त पूर्ण रूप से। तो किस पे डिपेंडेबल करती है, जो क्षमता जो है, यह क्षमता क्या है, यह वही तो शक्ति है, वह क्या है, उसका पावर है, उस व्यक्ति का या उस मशीन का क्या है, पावर है। यानी वह मशीन कितनी क्षमता तक या वह व्यक्ति कितनी क्षमता तक वर्क कर सकता है, कार्य कर सकता है, वही तो उसकी शक्ति होती है, वही तो उसका पावर होता है। ठीक है, तो पावर क्या होता है, कोई व्यक्ति अथवा कोई मशीन अथवा कोई पिंड कितनी क्षमता तक वर्क कर सकता है, कार्य कर सकता है, वही उसकी क्या कहलाती है, पावर कहलाती है, शक्ति कहलाती है। ठीक है, तो शक्ति वही। अब जिसकी ज्यादा शक्ति होगी वह कम समय में कार्य कर सकता है, जिसकी कम शक्ति होगी वह इसी कार्य को करने में ज्यादा समय लगाएगा। ठीक, तो वही चीज इसमें लिखा गया है। जैसे हम मोटर बाइक तथा मोटर कार जैसे मशीनों की शक्ति के बारे में आप बात करते हैं, तो देखिए मोटर शक्ति अगर वाहन अगर है, व्हीकल्स है, तो उसमें देखे होंगे आप कि साइकिल की अपेक्षा कम समय में आप उससे यात्रा कर सकते हैं। ठीक, उसका कंपेयर अगर हवाई जहाज से किया, अगर उसका कंपेयर हवाई जहाज से करें तो क्या होगा, हवाई जहाज और भी कम समय में यात्रा पूरा कर लेगा, और जो व्हीकल होगा उससे ज्यादा समय लगेगा। कारण क्या है, कि हवाई जहाज की जो पावर है, जो शक्ति है, वह जो चल रहा व्हीकल था जैसे मोटरसाइकिल या बाइसिकल, उससे ज्यादा था, इसलिए कम समय में पूरा कर लिया। ठीक, तो कार्य करने की क्षमता सबकी अलग अलग होती है, और वो जो क्षमता निर्धारण करता है वो क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है, पावर कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कार्य क्या होता है, यानी मुख्य रूप से शक्ति क्या होता है। तो शक्ति को किसे प्रदर्शित करते हैं, पहले ये देख लें, शक्ति को W से प्रदर्शित करते हैं, और शक्ति होता क्या है, किसी कार्य को करने की क्षमता, मतलब कौन कार्य कितना जल्दी कर सकता है, कितना ज्यादा कर सकता है, जितनी उसकी क्षमता होगी उसी अनुसार तो वो कार्य कर सकता है, तो वही उसकी क्या कहलाएगी, पावर कहलाएगी, शक्ति कहलाएगी, सिंपल सी बात है। तो वर्क जो करने की क्षमता होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसी क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता शक्ति कहते हैं। इसको मुख्य रूप से देखा जाए तो किस शक्ति को किसे प्रदर्शित करते हैं, P से। और P बराबर होता क्या है कार्य करने की शक्ति को, तो P बराबर होता है W/T। अब आप बोलेंगे ये अब W/T कैसे हो गया, तो यहां से भी आप परिभाषा निकाल सकते हैं, यही तो फिजिक्स है। फिजिक्स को में अगर आपको कुछ भी नहीं याद हो, सूत्र याद हो, तो आप परिभाषा, और मुख्य रूप से देखा जाए परिभाषा के साथ साथ आप और भी चीजें जैसे मात्रक, बीमा, सब चीज निकाल सकते हैं। देखिए P बराबर W/T है। अगर T को एकांक मान लें, T को एकांक मतलब T को 1 सेकेंड मान लें, अगर हम माने समय अगर 1 सेकेंड लग रहा हो,
तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू W हो जाएगा। अर्थात एकांक समय माने 1 सेकेंड समय में कितना कोई कार्य कर रहा है, यानी कितना कार्य कर रहा है मतलब उसकी क्षमता ही तो प्रदर्शित किया जा रहा है कि अगर 1 घंटा दिया गया, 5 लोगों को 1-1 घंटा ही दिया गया और 5 लोगों के काम को देखा गया कि 1-1 घंटा में वह कौन कितना कितना काम कर ले रहा है, उससे क्या निर्धारित होगा, क्षमता निर्धारित होगा, शक्ति निर्धारित होगी। तो ठीक वही इससे भी परिभाषा आप देख सकते हैं। शक्ति को किससे डिनोट्स करते हैं, P से, पावर माने शक्ति। अब इसमें ऐसे कह सकते हैं कि एकांक समय में किसी पिंड अथवा किसी वस्तु द्वारा किया गया जो कार्य होता है उसी को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, उसी को शक्ति कहते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इसको कि इसका मात्रा क्या होता है। यानी हम लोगों ने देखा कि P बराबर W/T, यानी शक्ति बराबर कार्य बटे, अगर हिंदी में लिखना चाहे तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। अब एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है, शक्ति। या दूसरी तरह से भी इसको परिभाषा देख सकते हैं, कैसे, कार्य करने की जो दर होती है, समय माने दर, तो कार्य करने की जो दर होती है उसी को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब इसका थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयत्न करेंगे, क्या मात्रक, क्योंकि मात्रक से प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। मात्रक अगर देखेंगे, शक्ति का मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा है अभी पीछे कि कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का क्या होता है, सेकंड। अब आप यहाँ पे जो लोग अभी नए नए क्लास में जुड़े होंगे वो तुरंत ऑब्जेक्शन करेंगे, कार्य का मात्रक जूल कैसे आ गया। तो मैं बता दूं, वो लोग जाके थोड़ा सा पिछला क्लास देख लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसका चर्चा कर ले रहा हूँ कि कार्य जो है, कार्य कब माना जाता है, जब बल हो और बल के साथ क्या हो, विस्थापन हो, बल के साथ क्या हो, विस्थापन हो। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन का क्या होता है, मीटर। यानी एक तरह से क्या हो गया, न्यूटन मीटर हो गया। लेकिन अभी भी हमको नहीं समझ में आया, तो अभी भी कुछ ऐसे महानुभाव होंगे कि बल का मात्रक न्यूटन कहां से आ गया, ये बताइए। अभी बताते हैं, धैर्य रखिए। शक्ति का मात्रक क्या हुआ, जूल बटे सेकेंड। यानी इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड मतलब शक्ति का मात्रक हो गया। और चूंकि 1 जूल प्रति जो सेकेंड होता है इसी को 1 वाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 1 वाट कहा जाता है। इसीलिए शक्ति का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछे तो एसआई मात्रक क्या होगा, वाट होगा। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, वाट होगा। ठीक है, तो 1 वाट में कितना जूल, 1 वाट में 1 जूल प्रति सेकेंड जो होता है उसी को 1 वाट कहते हैं। तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो गया, वाट हो गया। ठीक है, ऐसे सामान्य में जूल प्रति सेकेंड हो गया। अब मैं बताऊंगा इसका बीमा, शक्ति का बीमा पूछ सकता है आपसे। अगर बीपीएससी वगैरह के एग्जाम अगर आप देने जाएंगे तो वहां पे आपसे क्या पूछता है, बीमा पूछता है। तो बीमा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, शक्ति का बीमा क्या है। अभी लाइफ इंश्योरेंस बीमा नहीं है, ठीक है, उसमें मत जाइएगा। अब देखिए कार्य है, तो कार्य का क्या हमने देखा, न्यूटन मीटर। लेकिन थोड़ा सा और उसको तोड़ने का हम प्रयत्न करें। बल में हम लोग देखे थे कि बल का मात्रा क्या होता है, बल बराबर त्वरण गुणे द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो यहाँ द्रव्यमान गुणे त्वरण यानी न्यूटन के जगह पर हम लिख सकते हैं द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का क्या, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और मुख्य रूप से यहाँ पे क्या था, विस्थापन। तो विस्थापन का क्या मान है, तो गुणे में क्या है, मीटर है। तो ये तो था कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक हम लोग देखे थे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुणे मीटर, ऐसे था। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है शक्ति के मात्रक में। तो थोड़ा सा बीमा निकालते समय ध्यान रखिएगा, कार्य का जो एक्चुअल मात्रक था क्या था, ऐसे तो कार्य का मात्रक जूल था, लेकिन हम लोग पूरा तोड़ के पढ़े थे पिछली क्लास में। जो लोग यहाँ पे नहीं समझ पा रहे होंगे पिछले पूरा क्लास 2-3 क्लास देख लेंगे, स्पष्ट हो जाएगा आपको। तो ये क्या है, आप निकालना भी जान जाएंगे इसको। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और गुणे में क्या है, मीटर, गुणे में मीटर है, ये किसका, कार्य का। और समय का क्या होता है, सेकेंड होता है। चलिए भाई लिख दिए समय का सेकेंड। अब कुछ इसमें इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग मतलब समझ रहे हैं, कुछ इसमें हेर फेर करते हैं। कैसे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब गुणे में मीटर है तो गुणे में मैंने लिख दिया। ठीक है,
पूरे के बटे में सेकेंड लिख दिया, ठीक है, सेकेंड लिख दिया, कोई बात नहीं। इसके नीचे क्या छिपा होगा, एक छिपा होगा, तो ये पलटेगा तो क्या होगा भैया, किलोग्राम, मीटर का मीटर में गुणा होगा तो मीटर स्क्वायर, और प्रति, प्रति या ऐसे प्रति को छोड़ के ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और बटे सेकेंड स्क्वायर, बटे सेकेंड स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं। अब ये जब पलटेगा सेकेंड बटे एक तो क्या हो जाएगा, एक बटे सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और बटे में क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर का सेकेंड में गुणा होगा तो हो जाएगा सेकेंड क्यू। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यू आया। अब किलोग्राम का बीमा क्या होता है, एम होता है, आपको पता ही होगा। मीटर का क्या होता है, एल होता है, तो एल का स्क्वायर मैंने लिख दिया। और बटे में क्या है, सेकेंड, टाइम, तो सेकेंड का होता है टी, और टी, और चूंकि क्यू है तो क्यू मैंने लिख दिया, ठीक है। तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, इसको ऐसे लिख सकता हूं कि यहां पे है एम, एल के पावर 2, टी के पावर 3 है, प्लस में है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टी के पावर -3। तो यह किसका मात्रक निकला आपका, यही निकला शक्ति का मात्रक। तो ये याद रखिएगा, शक्ति का मात्रक क्या है, वाट है। शक्ति का बीमा अगर पूछ दे आपसे तो ये क्या होगा, शक्ति का बीमा है एम एल के पावर 2 टी के पावर -3। तो शक्ति का मात्रक और शक्ति का बीमा मैंने बताया, ये चीजें आपको स्पष्ट हो गई होगी। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक, इसको नोट कर लेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। इसको जल्द से जल्द नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं, आगे चलिए। तो शक्ति का मात्रक क्या है, हमने देखा कि वाट है, इसको W से प्रदर्शित किया जाता है शक्ति के मात्रक को। और चूंकि वाट क्यों रखा गया है, इसका SI मात्रक, तो SI मात्रक वाट इसलिए रखा गया, जेम्स वाट ने इसका खोज किया था, तो जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया वाट इसका शक्ति का मात्रक। और एक वाट क्या है, वह शक्ति की वह मात्रक है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है, ये हमने देखा ही। क्योंकि वाट बराबर क्या होता है, जूल प्रति सेकंड, अभी मैंने आपको बताया है पिछले कि 1 जूल प्रति सेकंड बराबर क्या होता है, 1 वाट लिखा जाता है, इसलिए जूल प्रति सेकंड को 1 वाट भी कहा जाता है, ठीक। तो शक्ति का मात्रक वाट कहा जाता है। सारी चीजें अभी देखिए, अभी मैंने बताया है यहाँ पे जूल सेकेंड, यहाँ पे वाट, तो 1 जूल प्रति सेकंड को यहाँ पे बताया, 1 जूल प्रति सेकंड को 1 वाट कहते हैं। सारी चीजों को मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, ये आपसे पूछ सकता है। 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, ठीक है। आगे चलिए, तो 1000 वाट या 1000 वाट भी कह सकते हैं। तो 1000 अगर वाट होता है तो अभी हम लोग देखे हैं कि 1 वाट कितना को कहा जाता है। तो अभी हम देखें 1 वाट में 1 जूल प्रति सेकंड होता है, 1 वाट में 1 जूल प्रति सेकंड होता है। तो वैसे ही 1000 वाट में क्या होगा, इस वाट को अगर हटाएं तो वाट को हटाएं तो 1000 जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर यही लिखा गया है 1000 जूल प्रति सेकंड। हाँ, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि JS पर -1 कहाँ लिखा है। अरे भैया, यहाँ पे जूल प्रति माने बट्टे सेकेंड, ये +1 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, जे +1 है ऊपर जाएगा तो सेकेंड के ऊपर -1 नहीं होगा, वही चीज लिखा गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। आगे देखिए, तो शक्ति समय के साथ बदल भी सकती है, किसी का बिल्कुल बदल सकती है। कोई मालूम चले कि बच्चा है बहुत कमजोर है और मिला 20 साल बाद आया, कहीं भाग गया था घर से, बाद में आया और 20 साल बाद आया एकदम बॉडी बिल्डर, कोई पहचान ही नहीं रहा है कौन है भाई, और जो उससे ज्यादा बदतमीजी कर रहा है उसको उठा उठा फेंक रहा है। तो पहले पावर तो कम था उसका, लेकिन बाद में पावर बढ़ गया। या ठीक है, आपसे ही ले लिया जाए, अभी आप तैयारी लाइन में है, तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी पावर थोड़ा कम है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता रहता है, कहीं ना कहीं ताना बाना मिलता रहता है सुनने को। अब जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद से आपकी जो क्षमता होगी, जो आपकी शक्ति होगी, उसका कोई और भी उसका ऊंचाई होगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ है। तो समय के साथ शक्ति क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने पढ़ा। अब देखिए अगला जो पॉइंट है हम लोगों का आज का, वो है साउंड, ध्वनि। इसके बारे में हम लोगों को पूरा डिटेल्स चर्चा किए हैं। तो यहाँ पे मोटा मोटा वही चर्चा करेंगे हम लोग जो यहाँ से है। बाकी जिन लोगों को समझ में अगर आ जाएगा तो अच्छी बात है। अगर बहुत बेसिक में अगर आप जाके समझना चाहते हैं कि वाह क्या है ध्वनि, कैसे निकलता है, किस तरह कैसे, तो उस चीज को जानने के लिए आप पिछला क्लास 8 या क्लास 9 में देखिएगा, क्लास 7 या क्लास 8 में मैंने पढ़ाया है
7th 8 का मतलब एनसीईआरटी जो चल रहा है सीरीज, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो क्लास 7th की या क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है उसमें प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा, आप जाके देखिए, तो उसमें साउंड्स पढ़ाया मैंने, उसको पढ़ लीजिए आप, तब इसको पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि अच्छे तरह से समझ में आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक। तो उसको पहले पढ़ लीजिएगा। तो देखिए पहले साउंड्स, ध्वनि क्या है, तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, सारी चीज़ मैं बताया था कि जहाँ कंपन होती है वहीं ध्वनि होती है। मतलब ध्वनि उत्पन्न होने के लिए क्या चाहिए, कंपन चाहिए, सीधी बात है। और कंपन आती है तो क्या आता है, आवृत्ति आता है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो कंपन, तो ध्वनि क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारे कानों में क्या होता है, श्रवण या संवेदन उत्पन्न करता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़े थे, ध्वनि क्या होता है, किसे ध्वनि कहते हैं, तो वहाँ पे उसको पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे रूप से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा जैसे होता है, वैसे ही ध्वनि भी एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, ठीक, जो हमारे कानों को क्या करता है, श्रवण का संवेदन उत्पन्न कराता है, ठीक। ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है, तो ध्वनि चूंकि एक प्रकार का ऊर्जा है, उत्पादन कैसे होता है, जो हमारे कानों को श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। तो उसमें अगर हम देखें, मतलब मुख्य रूप से ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है, कैसे ध्वनि निकलती है। जैसे आप देखे होंगे, एक छोटा सा वस्तु लीजिए, जैसे मान लीजिए कि थाली लीजिए, थाली सपोज दैट, और थाली लीजिए और उसमें से एक चम्मच लीजिए और चम्मच को उस थाली पे बजाइए, क्या होगा, आवाज निकलेगा, ध्वनि सुनाई देगी, सुनाई देगी। आप कहेंगे क्यों नहीं सुनाई देगी, ये कौन बहुत बड़ी बात है, ध्वनि तो सुनाई ही देती है, उसमें सुनाई देगी। तो आप उसमें परीक्षण एक करेंगे कि परीक्षण करके देखेंगे कि जैसे ही आप उस पे आवाज कर रहे होंगे, यानी फोर्स से चम्मच को उस थाली पे बजा रहे होंगे, तो वह थाली थोड़ा सा कंपित होता होगा, थोड़ा सा कांपता होगा, मतलब उसमें कंपन होती होगी। अब जब कंपन होती होगी तो वह आवाज सुनाई देता होगा, यानी आवाज करता होगा, और कंपन करना जब शांत हो जाता होगा तो आवाज सुनाई नहीं देता होगा। इसका कारण ये हुआ कि ध्वनि का उत्पादन होने के लिए, ध्वनि उत्पन्न होने के लिए क्या होना चाहिए, कंपन पहले होना जरूरी है, ठीक है। जैसे साउंडबॉक्स आप देखे होंगे, साउंडबॉक्स में देखे होंगे, उसमें ऐसे ध्वनिया वैसे बार बार करता है, तब ध्वनि उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ध्वनि उत्पन्न होने के लिए क्या हो चाहिए, पहले मुख्य रूप से क्या चाहिए, तो कंपन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये सब चीज पढ़े हैं हम लोग। आगे देखिए ध्वनि का संचरण कैसे होता है, कैसे ध्वनि जाता है। तो जैसे प्रकाश में हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी मार्ग की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश को चलने के लिए किसी दिशा मार्ग की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी अवस्था में चल सकता है, ठोस, द्रव, गैस, कोई भी हो, हालांकि निर्वात में भी चलता है। लेकिन ध्वनि को संचरण होने के लिए, ध्वनि को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब बोलेंगे माध्यम क्या है, तो ऐसा जैसे रास्ता, तो ऐसा माध्यम जिससे होकर ध्वनि गुजर जा सकती है या गुजर सकती है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, माध्यम कहेंगे। तो ध्वनि को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी बिना माध्यम के, माध्यम कौन हो सकता है, 3 हो सकता है, या तो ठोस हो सकता है, या तो द्रव हो सकता है, या तो गैस हो सकता है। तो ध्वनि संचरित होने के लिए ठोस, द्रव अथवा गैस होना जरूरी है, यानी माध्यम होना जरूरी है। अगर माध्यम नहीं रहेगा तो ध्वनि वहां से संचरित नहीं होगी, सीधी बात है। और प्रकाश को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वहां पे बिना माध्यम के ही वो संचरित हो जाता है। यहां से प्रश्न भी पूछा जाता है, ठीक। तो इसी को याद, तो माध्यम क्या कहलाता है, मैंने बताया ही। तो ठोस, द्रव, गैस से होकर जो है, इसके लिए संचरण के लिए क्या आवश्यकता है, या तो ठोस माध्यम, या तो द्रव, या तो गैस, कोई ना कोई माध्यम होगा तभी ध्वनि संचरित होगी, अन्यथा ध्वनि का संचरण रुक जाएगा, नहीं होगा, सीधी बात है। और कंपन जब विद्यमान, कोई कण जो है वो कंपन जब करते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, पहले मैंने बताया ही, पढ़े ही हम लोग, ठीक है। अब होता कैसे है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक जो है वो आता कैसे है, तो एक तार रहता है, और तार में जब उसमें विद्युत ऊर्जा जाती है तो इलेक्ट्रॉन पर, पहले वाले इलेक्ट्रॉन पे ठोकर मारता है, वह इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले पे उसकी ऊर्जा जाती है, दूसरे वाले का तीसरे पे जाता है, माइक्रो सेकंड में जाता है, वो अलग बात है, और वैसे ही आगे की तरफ संचरित होती है, ठीक। ध्वनि भी वैसे ही संचरित होती है, ठीक है। तो ध्वनि को उत्पन्न होने के लिए माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ जो होता है वो माध्यम से होता हुआ संचरित होता है, यानी विक्षोभ तो चाहिए, सीधी बात है। तो उसके लिए एक तरंग होता है, वेव होता है। अब तरंग क्या होता है, तो ये एक तरह की यांत्रिक तरंगे होती हैं। जैसे आप देखे होंगे गांव में शांत तालाब जो होता है, शांत तालाब में अगर आप एक टुकड़ा पत्थर का जाके उस पर फेंक रहे हैं तो देखते हैं उसमें एक विशेष प्रकार की ऐसा लहर जैसे ऐसे उठता है, और वो जाके किनारों पे समाप्त होता है। तो क्या है, एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे है, ठीक है।
तो तरंगों को चलने के लिए अब पूछेंगे कि ध्वनि कैसा तरंग है, आगे अभी हम लोग क्लियर करेंगे। तो ये जो तरंगे होती हैं, कौन सी तरंगे होती हैं? यांत्रिक तरंगे होती हैं। इसलिए ध्वनि को कौन सा तरंग के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा क्या होती है? अभिलक्षित की जाती है और यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। तो एक प्रकार का ये जो तरंग है ध्वनि, ये भी क्या है? यांत्रिक तरंग है। आगे देखिए, ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। एंड सबसे अच्छा माध्यम ध्वनि को संचित करने के लिए कौन सा है? जैसे ध्वनि को तो हम लोग जान गए हैं कि संचित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, ठोस द्रव गैस कोई ना कोई माध्यम चाहिए तभी संचरित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ध्वनि संचरित होने के लिए माध्यम की तो आवश्यकता है, ठीक है, लेकिन उन तीनों माध्यम में सबसे उपयुक्त जो माध्यम है, सामान्य माध्यम, जो वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए संपीड़न क्या कहता है, संपीड़न क्या होता है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। जब उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है और उच्च दाब के उत्पन्न क्षेत्र से होने के कारण क्या होता है? वायु किधर चलती है? भूगोल में आपने पढ़ा होगा कि उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की तरफ चलती है, ठीक है, हवाएं। तो उस स्थिति को, उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? संपीड़ित क्षेत्र कहेंगे, संपीड़न कहा जाएगा, ठीक है। तो दो माध्यम होता है, संपीड़न एक होता है, एक विरलन होता है, ठीक। तो इसको आप देखेंगे आगे आपको दिखाई देगा संपीड़न और विरलन, ये वाला मुख्य रूप से ये माध्यम। इसको ध्यान से देखिए, इन तरंगों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ जो तरंगे हैं इनकी दिशा देखिए, यहाँ पे पास पास है, यहाँ पे दूर दूर है, यह पास पास है, यहाँ दूर दूर है, यहाँ पास पास है, यहाँ दूर दूर है, फिर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ दूर दूर है, यहाँ पे पास पास है, ठीक है। वैसे देखिए यहाँ पर भी देखेंगे स्पीकर से निकला हुआ ध्वनि को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे बिल्कुल पास पास है तो यहाँ भी पास पास है, यहाँ फैला है तो यहाँ भी फैला है, फिर यहाँ पास पास है तो यहाँ भी पास पास है, यहाँ फैला है तो यहाँ भी फैला है, यहाँ पास पास है तो यहाँ भी पास पास है, ये फैला है तो ये भी फैला है। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि ये जो तरंगे, जो ध्वनि तरंगे हैं, क्या है? स्पीकर है, स्पीकर है, इसका मतलब इससे क्या निकल रही है? ध्वनि निकल रही है। तो जो ये तरंगे निकल रही हैं वह कैसे चल रही हैं? तो यह समानांतर चल रही हैं। कैसे समानांतर चल रही है? देखिए बिल्कुल समानांतर चल रही है कि नहीं चल रही है। अब जब समानांतर चल रही हैं तो समानांतर चलने में इसमें जो कंडीशन उत्पन्न हो रहा है, दो कंडीशन, एक सी एक आर। तो जो सी होता है इसी को कहा जाता है संपीड़न, और जो आर होता है इसी को कहा जाता है विरलन। अब आप बोलेंगे विरलन संपीड़न क्या है? जब इसके कण, तरंगों के कण पास पास होते हैं, देखिए यहाँ पे बिल्कुल पास पास हैं तरंगों के कण, तो तरंगों के कण जब पास पास होते हैं तो उस स्थिति को संपीड़न कहा जाता है, और जब तरंगों के कण फैले हुए होते हैं तो उस स्थिति को विरलन कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? विरलन कहते हैं। तो फिर यहाँ पर संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन ऐसे होता हुआ चलता है। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ध्वनि में जो तरंगे होती होंगी वह तरंगे जो चलती है वो संचरण करती हैं। तो संचरण करने के लिए उनको क्या क्या, ठोस गैस द्रव माध्यम तो चाहिए पहला चीज। दूसरा चीज, जब संचरित होती हैं तो समानांतर, उनके कण जो होते हैं कैसे चलते हैं? समानांतर दिशा में। कैसे? समानांतर चलते हैं। यानी समानांतर चलते हैं तो ये कंफर्म हो गया कि ये कौन सा तरंग दैर्घ्य होगा? अनुदैर्घ्य तरंग होगा। कौन सा तरंग होगा? अनुदैर्घ्य तरंग। कौन सा तरंग होगा? अनुदैर्घ्य तरंग होगा। अब पूछेंगे आप कि इसमें एक तरंग दैर्घ्य भी होता है, तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं? तो देखिए दो संपीड़न यानी सी, दो संपीड़न या कोई भी दो विरलन, इसके बीच की जो दूरी होती है, या तो दो संपीड़न या दो विरलन, इसके बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं हम मुख्य रूप से तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य। अच्छा, तरंग दैर्घ्य भी एक प्रकार का दूरी, जैसे विस्थापन आप लोग पढ़ेंगे ना, विस्थापन में क्या पढ़े थे? दो वस्तुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वही विस्थापन कहलाती है, ठीक है। वैसे ही इसमें तरंगों की जो दूरी, तरंग जब मान लीजिए संचरित हो रहा है, चल रहा है, तो कुछ दूरी तय करता होगा कि नहीं करता होगा? करता होगा, सीधी बात है। तो तरंगों द्वारा जो दूरी तय की जाती है वही तो तरंग दैर्घ्य है। तो इसका मतलब संपीड़न से संपीड़न के बीच की जो दूरी होगी वो भी तरंग दैर्घ्य कहलाएगी, और विरलन से विरलन के बीच में, विरलन से विरलन के बीच में जो दूरी होगी वो भी तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। तो विरलन मतलब कणों का फैलाव, तरंगों के कणों का फैलाव, और संपीड़न मतलब सिकुड़ाव, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, तरंग दैर्घ्य क्या होता है? दो संपीड़न अथवा दो विरलन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। अब घनत्व और दाब में क्या होता है? जहां पे जैसे प्रकाश में आप लोग पढ़ेंगे, तो प्रकाश में पढ़ेंगे तो वहां पे लंबवत चलती है। तो प्रकाश में जो तरंग चलता है यह ऐसे चलता है, देख लीजिए यहाँ पे कंपेयर करके मैं बता दे रहा हूँ। ये ध्वनि का है, ये ध्वनि का है, ये प्रकाश का है।
प्रकाश की जो कणें चलती हैं ये ऐसे चलती हैं, लंबवत चलती हैं। तो जब लंबवत चलती हैं तो क्या होता है, ऊपर वाला जो होता है वो श्रृंग होता है, ऊपर वाले को श्रृंग कहा जाता है, और नीचे वाले को क्या कहा जाता है, गर्त कहा जाता है। तो दो श्रृंग अथवा दो गर्त के बीच की दूरी भी क्या कहलाती है, तरंगदैर्घ्य कहलाती है। सीधी सीधी बात है, तरंग चल रही है तो जितना दूरी तय की कर रही है तरंग, उसके बीच की दूरी क्या होगी, तरंगदैर्घ्य होगी। और तरंगदैर्घ्य को प्रदर्शित किससे किया जाता है, लैम्डा से, और इसका मात्रक भी क्या होता है, मीटर। इसीलिए तो इसका मात्रक मीटर होता है, क्योंकि दूरी का मात्रक मीटर है। ये अलग बात है कि तरंगों के द्वारा जो दूरी तय की गई थी उसे तरंगदैर्घ्य कहा गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। आगे चलिए, अगला पॉइंट क्या है कि वही चीज लिखा गया जो मैंने बताया कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं कैसे। तो संपीड़न के बारे में मैंने बताया, विरलन के बारे में बताया, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो प्रकाश की अगर देखा जाए तो प्रकाश कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। क्यों, क्योंकि उसमें तरंग के चलने की दिशा के लंबवत अपनी विराम अवस्था के ऊपर नीचे कंपन करते हैं, कौन, कण। यानी अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें कण जो है तरंग के चलने की दिशा के लंबवत गति करते हैं, जैसे अभी हम लोग देखे थे ऐसे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, देखिए लंबवत कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, लंबवत गति कर रहे हैं। तो ये क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, यानी प्रकाश जैसे हो गया, वो अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, और वही अगर देखा जाए अनुदैर्घ्य तरंगों को जो कैसे चलती हैं, तो अनुदैर्घ्य तरंगों को हम लोग देखे हैं कैसे, किस दिशा में संचरित होती हैं, समांतर। ठीक है, तो कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, लेकिन अपनी विराम अवस्था से पीछे आगे दोलन करते रहते हैं, और समानांतर क्या करते हैं, तरंगों के समानांतर कण जो होते हैं वो गति करते रहते हैं। उस तरह के तरंगदैर्घ्य को अनुदैर्घ्य तरंगे कहा जाता है, और ये है जो अनुप्रस्थ तरंगे। अच्छा, भूगोल में भी आप पढ़े होंगे जो पी तरंगे, प्राइमरी जो वेव्स होती है ना, जो भूकंप के दौरान आती है, तो उसमें जो पी तरंगे होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगे, समानांतर उसमें कण चलते हैं, और इसीलिए वो सबसे पहले पहुंच जाती हैं जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। तो ठीक है, पृथ्वी पर सबसे पहले पी तरंगे इसीलिए पहुंचती हैं, वहां पे भी पढ़े होंगे आप, भूगोल ये पढ़े होंगे। ठीक, तो वैसे हम लोग देखे थे कि अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है, जैसे आप लोग देख सकते हैं प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग का, प्रकाश भी क्या है, एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। और वही अनुदैर्घ्य में क्या है, जो साउंड से ध्वनि है वो कौन सा है, अनुदैर्घ्य तरंग है। तो ये सारी चीजें आप पढ़े होंगे। आगे चलिए, अगला पॉइंट क्या है, ये ध्वनि तरंग के अभिलक्षण। ध्वनि तरंग के अभिलक्षण क्या है, ध्वनि तरंगे, ये पूरा जो है क्लास 8 में पढ़े थे हम लोग। ध्वनि तरंग के अभिलक्षण 3 होते हैं। क्या, एक तो उसकी आवृत्ति होगी, जब कंपन करेगा तो कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, कितना दूरी तक वह जा रहा है, कितना दूरी तक आ रहा है, तो ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई कंपन। दूसरा जो आयाम, ये कितना दूरी तक दोलन कर रहा है, तय कर रहा है, वो उसका आयाम होगा। और तीसरा क्या हो गया, वेग। तो ध्वनि तरंगों के कितने अभिलक्षण होते हैं, 3 अभिलक्षण, एक आवृत्ति, एक आयाम, और एक क्या होता है, वेग होता है। ठीक है, तो इस चीज को समझिए। तो ये संपीड़न है, और तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है, मैंने बताया ही ये सारी चीज़ें। और इसका एसआई मात्रक तरंगदैर्घ्य का क्या होता है, मीटर होता है, ये भी आप लोग को समझ में आया होगा। ये सारी चीज़ें वही चीज़ एनसीईआरटी में लिखी हुई है डायरेक्ट। ठीक, तो अब आगे देखिए, मुख्य रूप से आवृत्ति का मात्रक, आवृत्ति तरंग, ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। अब आवृत्ति क्या होता है, एकांक समय में कितना संपीड़न कितना विरलन हो रहा है किसी पिंड में, यानी एकांक समय में मतलब 1 सेकंड समय में कोई पिंड कितना कंपन कर रहा है, वही उसकी आवृत्ति कहलाती है। तो 1 सेकंड में कोई पिंड कितना कंपन कर रहा है वह उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहलाती है। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्टेज होता है, और इसका बड़ा मात्रक क्या होता है, किलो हर्टेज होता है। और मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप क्लास 8 का जो साउंड मैं पढ़ाया हूँ वहाँ जाके बिल्कुल पढ़िएगा, वहाँ से प्रश्न आते हैं, क्योंकि वहाँ पे 3 तरह की ध्वनि तरंगे हैं। और ध्वनि तरंगों में भी हम लोगों ने पढ़ा है श्रव्य, अश्रव्य, पराश्रव्य, सबका परिसर मैंने बताया है। उसके बाद से मैंने बताया है कि कौन ध्वनि तरंगे किसको सुनाई देती है, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं बहुत सारे परीक्षाओं में। ठीक है, तो उसको ध्यान ले लीजिए, मतलब मुख्य रूप से उसको देख लीजिएगा। तो आवृत्ति भी वहाँ पे मैंने अच्छी तरह से समझाया है, बाकी जो यहाँ पे आया मैंने समझा दिया। आवर्तकाल अगर कहा जाए तो आवर्तकाल क्या है, तो दो किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में जो समय लगता है तरंग का, उसी को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। तो आवर्तकाल को कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता है। और आवर्तकाल का मात्रक अगर पूछा जाए, एसआई मात्रक क्या है, तो सेकेंड है। ठीक, और आवृत्ति का हर्ट्ज है, याद रखिएगा। तो आवर्तकाल का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। आगे चलिए, अगला मुख्य रूप से अगर पॉइंट देखा जाए तो अगला हम लोग का पॉइंट है क्या, तारत्व है। और तारत्व के बाद से हम लोग पढ़ेंगे फिर से जो इसका और भी माध्यम में, जैसे उच्च तारत्व क्या होता है, निम्न तारत्व क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्लास 8 में भी कवर किए हैं, यहाँ भी जितना दिया गया होगा वो कवर करेंगे हम लोग।